हेलो दोस्तों, बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन के सत्र 2 में आपका स्वागत है। इसके पिछले वाले सत्र में मैंने आपको बताया था कि हिंदी और अंग्रेजी की वाक्य संरचना कैसी होती है। भाषा की प्रकृति के अनुसार दोनों वाक्यों की संरचना में अंतर होता है और उस संरचना के अंतर को पहचानते हुए एक भाषा से जब दूसरी भाषा में आप अनुवाद करते हैं तो क्या क्या ज़रूरी होता है, यह मेरे वीडियो के लिंक में आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रिया की पहचान कैसे करें, कर्ता की पहचान करें और कर्म की पहचान, इन तीनों पर मैंने थोड़ी थोड़ी बात की थी। आज का जो ये विवरण मैं देने जा रहा हूँ यह उन छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अंग्रेजी में अनुवाद सीखना चाहते हैं और शुरू से सीखने की प्रक्रिया करने चाहते हैं। इसके अलावा जो लोग जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी प्राध्यापक या फिर IBPS में हिंदी अधिकारी के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति अंग्रेजी अनुवाद सीखने का इच्छुक हो उनके लिए भी यह सत्र बहुत उपयोगी है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं ट्रांसलेशन के लिए टेंस की जो आवश्यकता होती है, टेंस के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। टेंस के अगर आप नियम पढ़ने जाएंगे तो बहुत भारी भरकम नियम होते हैं और कई बार क्या होता है, हम नियमों में इतने उलझ जाते हैं कि मूलभूत बातें हम भूल जाते हैं और फिर वही होता है जब अनुवाद करने जाते हैं तो ढाक के 3 पात हम पूर्ण रूप से इसमें असफल हो जाते हैं और सही अनुवाद नहीं कर पाते। तो टेंस अर्थात काल हो गया। काल 3 प्रकार का है, भूत, भविष्य और वर्तमान। अगर अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब जो अभी काम हो रहा है, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यह वर्तमान हो गया। भविष्य मतलब इसके ख़त्म होने के बाद मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इसको लाइक करें, तो आप जब भविष्य में इसको लाइक करेंगे वो भविष्य हो जाएगा। और भूतकाल वह होता है जो बीत गया, जैसे इसके पहले का जो मैंने वीडियो आपको दिया है वो भूतकाल हो जाएगा। अलग अलग क्रियाओं से आप इस विधि को समझ सकते हैं और अमूमन जो भी वाक्य होता है वो क्रिया के अनुसार, भूतकालिक क्रिया के अनुसार वह वाक्य प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में विभाजित किया जाता है। मैं भारी भरकम चीज़ों में नहीं पढ़ करके मूल सूत्र आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम वर्तमान काल की बात करेंगे। वर्तमान अर्थात सिंपल सेंटेंस जो बोलते हैं, या फिर आप कहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, पर मैं फिर भी कहूँगा कि आप इन भारी भरकम शब्दावलियों में ना पढ़ करके केवल आप इस विषय पर ध्यान दें कि इसके कीवर्ड्स क्या होंगे और मुझे याद क्या रखना होता है। अब आप कई ऐसे वाक्य देखेंगे, वाक्य में जो क्रिया होती है, क्रिया के साथ ता है, ती है का प्रयोग होता है। जैसे राजा किताब पढ़ता है या रानी खाना बनाती है। जो क्रिया है, खाना बनाना क्रिया हो गया, पढ़ना क्रिया हो गया, उसमें ता है, ती है का प्रयोग होता है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब इस तरह का वाक्य आपके सामने आए तो ता है, ती है तो उसमें इज़, एम, आर का प्रयोग नहीं होता है। मैंने बहुतायत में लोगों को देखा है कि ता है, ती है अगर क्रिया में है तो भी वो लोग इज़, एम, आर का प्रयोग कर देते हैं, या फिर इज़, एम, आर का प्रयोग ना भी करें तो वर्ब में अर्थात क्रिया में ING का प्रयोग कर देते हैं। तो आपके लिए निषिद्ध रहेगा, जब भी आप हिंदी में देखते हैं ता है, ती है का प्रयोग है किसी भी क्रिया में, तो आप उसमें इज़, एम, आर अर्थात हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे और साथ ही साथ आप उसमें वर्ब में ING का प्रयोग नहीं करेंगे। ये 2 चीज़ें यहाँ निषिद्ध हैं। आप कोई भी वाक्य ले लीजिए, जैसे राजेश साइकिल चलाता है। साइकिल चलाना को हम राइड कहते हैं, तो राजेश राइड्स ए बाईसाइकिल। या फिर पायलट जहाज उड़ाता है, पायलट फ्लाइज ए प्लेन। अब इसमें 2 चीज़ और आती है। इस देखिए, हर वाक्य में एक वचन और बहुवचन आता है। एक वचन अर्थात एक व्यक्ति जो कर रहा हो, और बहुवचन मतलब एक से अधिक। जब एक वचन होगा, कर्ता एक वचन होगा, अर्थात आई को छोड़ दीजिए, रमेश, राम, नाम, कोई भी एक नाम हो वह कर्ता होगा। और जब एक होगा, सिंगल होगा, अर्थात सिंगुलर नंबर एक वचन में होगा, तो उसमें वर्ब में यस या यस का प्रयोग होगा। जैसे मैंने बताया राजेश पढ़ता है तो राजेश रीड्स, रीड में एस लगा देंगे। यदि ये बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है, जैसे हम लोग के लिए वी का प्रयोग होता है, तो हम पढ़ते हैं तो वी रीड होगा। अगर बहुवचन होगा तो उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। ये दूसरा कीवर्ड है इसका। इसके बाद इसमें एक बात और आती है, आई और यू। आई और यू को भी आप बहुवचन के रूप में ही गिने। हालांकि व्याकरणविद ऐसा नहीं कहते हैं, पर अनुवाद सीखने के आसान सूत्रों में मैं ये बता रहा हूँ कि आई, यू और जितने भी बहुवचन शब्द हैं उनमें यस या यस का प्रयोग नहीं होगा।
इसके अलावा जितने भी एक वचन हैं, नाम हो या फिर व्यक्ति हो, जो कुछ हो, संज्ञा सर्वनाम जो भी एक वचन में आएगा उसके लिए यस यस का प्रयोग होता है। जैसे द काऊ ईट्स ग्रास, द काऊ ईट ग्रास नहीं होगा। आई रीड्स न्यूज़पेपर नहीं होगा, आई रीड न्यूज़पेपर होगा। तो इस तरह से आप इस सूत्र को याद रखेंगे तो ये जो सिंपल सेंटेंस है देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यह बहुत कठिन है। और अमूमन क्या होता है कि हम लोग इसी वाक्य में गलती करते हैं। टेंस के रूप में इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है।